हेलो हाय नमस्कार। मैं विकी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल में। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जो नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो फ्यूचर में जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें अपने चैनल पे तो वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। और बने रहिए अब हमारी वीडियो में, आगे हम बात करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और आगे हम आज बात कर जो हमारा टॉपिक से शुरू कर रहे हैं वो हमारा है वर्क। वर्क के बारे में आज कंप्लीट हम पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, फॉर्मूला जो मतलब जो भी इसके अंदर में आता है वो हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ये नाम है काम, काम या वर्क जिसे बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, हिंदी में कार्य बोलते हैं। तो ये जो कार्य है इसकी अगर हम बात करें तो जो कार्य हम जिसे आम बोल की चाल की भाषा है इसमें अगर हम कार्य की बात करें तो इसका मतलब हम कुछ थोड़ा अलग लेते हैं। जो यहाँ पे जो बात करें उससे थोड़ा सा अलग लेते हैं हम जनरल बोल चाल की भाषा में। वो कैसे लेते हैं, जैसे जैसे कार हम क्या कहते हैं कि जैसे हमने मार्केट से किसी कोई सामान लेके आए, हम मार्केट गए और मार्केट से क्या किए, कोई सामान लेके आए, तो हम क्या कहते हैं कि हमने कुछ कार्य किया है। या फिर आपने कुछ जैसे घर पे कोई छोटा मोटा कोई काम कर दिया है या फिर कोई भी काम कर कोई भी कुछ किया है आपने, जैसे कोई सामान यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया है, तो हमने क्या किया, क्या कहा कि हमने जो है काम किया है। लेकिन अगर यही बात कार्य की यही बात हम अगर फिजिक्स के अंदर बात करें तो फिजिक्स में जो काम है, फिजिक्स में काम को कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। वहाँ ये नहीं है कि आप वहाँ जो फिजिक्स है, फिजिक्स में वहाँ ये बात नहीं है कि काम है जैसे आपने कोई सामान अ, उठा के अगर आप कहीं ले गए तो हो सकता है आपका काम वहाँ भी क्या जीरो निकल आए। ऐसा हो सकता है कि वहाँ भी आप काम आपने जो किया, आपके द्वारा जो किया गया काम हो वो जीरो हो सकता है। वो जीरो होगा नहीं होगा है तो वो हम आगे पूरा वीडियो में देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम काम के बारे में कि फिजिक्स में जो काम है, फिजिक्स में जो काम है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। जो फिजिक्स के अंदर अगर हम काम की बात करें तो फिजिक्स में काम कब कंसीडर किया जाता है कि जब हम किसी वस्तु पर अगर कोई बल लगा रहे हो, जैसे कोई भी वस्तु है, कोई पिंड हो सकता है, उस पिंड पे अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाने से अगर उस पिंड में उस वस्तु में क्या हो जाए, कोई विस्थापन आ जाए, उस पिंड में या वस्तु में विस्थापन आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि हमने कार्य किया है। तब हम कहते हैं कि हमने कार्य किया है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इसके हम आगे वो डेफिनेशन की भी बात करेंगे। ये पहली डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, आगे मैं धीरे धीरे जब फॉर्मूले के बेस पे भी डेफिनेशन बताऊंगा, आपको पूरा समझाते हुए देते चलूंगा। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये समझो कि ये कोई बॉडी है, ये क्या है, कोई बॉडी है यहाँ पे ए, ये कोई ए बॉडी है। इस पे हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया। इस पे यहाँ कोई एक आदमी है, ये कोई व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, इस पे क्या कर रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये फोर्स लगा रहा है जिससे क्या है, ये बॉडी यहाँ से इस वाली जो ये सतह है, इस सतह पर लुढ़कते हुए ये बॉडी कहाँ पहुंच गई है, यहाँ पहुंच गई, इस जगह पे पहुंच गई है। ये वाली जो बॉडी है ये यहाँ पहुंच गई है। कब, जब इस व्यक्ति ने इस बॉडी पे ये फोर्स लगाया। कौन सा, एफ फोर्स लगाया। कोई फोर्स है एफ, इस डायरेक्शन में इस बॉडी पे इस व्यक्ति ने लगाया। इस फोर्स के लगाने से ये जो बॉडी है वो खिसक के कहाँ चली गई है, बी, इस वाली पोजीशन पे चली गई है। यहाँ सपोज ये पी बिंदु मान लेते हैं और ये क्यू बिंदु है, तो पी से क्यू तक पहुंच गई है। अब मैं सपोज इस P और Q की अगर बीच की दूरी को अगर मैं ये समझ लूँ कि ये वो है, वो दूरी है D है, ये दूरी है D। यानी कि मैं सीधे सीधे तरीके से कहूँ कि तो क्या कहूँगा कि बॉडी जो A बॉडी है, ये जो A बॉडी है, इसमें बल लगाने से क्या हुआ, इसमें एक विस्थापन आ गया है। देखो यहाँ
पहले इसकी पोजीशन यहाँ थी, फिर क्या हो गई, ये हो गई, यानी कि इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन में क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया, एक तरीका है कि विस्थापन आ गया, और वो कितना है, डी विस्थापन आ गया है। तो अगर हम इस बॉडी पे इस व्यक्ति द्वारा, अगर इस जो ये व्यक्ति फोर्स लगा रहा है इस पे, अगर इसके द्वारा अगर हम किए गए कार्य की अगर बात करें, तो कि इस व्यक्ति ने इस बॉडी पे कितना कार्य किया, तो वो कितना होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो कार्य है, कार्य का फॉर्मूला हमारे पास में है, कार्य बराबर क्या होता है हमारे पास, बल गुणा विस्थापन। ये जो कार्य का है फॉर्मूला है, कार्य का जो फॉर्मूला, कार्य फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल कितना है हमारे पास, जो व्यक्ति इस पे बल कितना लगा रहा है, फोर्स कितना लगा रहा है, F, और जो हमारे पास इस बॉडी में विस्थापन कितना हो रहा है, D। यहाँ से चल के यहाँ तक चली गई, कितना, इसकी बीच की दूरी कितनी है, D। क्योंकि हमें पता है क्या पता है, कि हमें ये पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इनिशियल पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। तो हमारे पास जो ये बॉडी क्या है, एक सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है, तो हमारे पास जो विस्थापन इसके बीच की अगर हम मान ले, तो ये समझ लेते हैं कि हम डी विस्थापन हो गया है। तो यहाँ पे जो किया गया, इस व्यक्ति द्वारा जो किया गया कार्य है, वो कितना होगा, F इंटू डी। अब आगे इसके बारे में जो बात कर लें, कार्य है, कार्य को जो हम प्रदर्शित करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, कार्य को जो इंडिकेट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, वो किससे इंडिकेट करते हैं, W से। कार्य को किससे इंडिकेट करते हैं, W से। अब यहाँ से इसके आगे अगर हम इससे बात कर लें, तो जो कार्य है, सिंबल हमारे पास हो गया। अब कार्य की अगर हम यूनिट की बात करें, अगर इसके मात्रक की हम बात कर लें कि कार्य का जो मात्रक है वो क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का अगर हम इसके SI मात्रक की बात कर लेते हैं, SI मात्रक की, कार्य का जो SI मात्रक है, कार्य का SI मात्रक अगर यहाँ पे देखें, SI पद्धति में अगर हम बात करें, तो जो कार्य के अगर सूत्र में अगर हम देख पा रहे होंगे, तो F क्या है, फोर्स, और ये D क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को SI पद्धति में क्या नापते हैं, किस में नापते हैं, न्यूटन में। तो जो फोर्स है, फोर्स को किस में नापेंगे, न्यूटन में। और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम SI पद्धति में नापते हैं, तो हम किस में नापते हैं, मीटर में। डिस्प्लेसमेंट को किस में नापेंगे, मीटर में। तो हमारे पास जो SI पद्धति में इसका जो मात्रक निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, न्यूटन इंटू मीटर। इसका SI मात्रक हमारे पास क्या आ गया है, न्यूटन इंटू मीटर। अगर इसे ही अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना चाहें, तो जो न्यूटन है, न्यूटन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखें, तो न्यूटन को हम लिखते हैं कैपिटल N से, और जो मीटर है, मीटर को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल m से। तो हमारे पास जो इस सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ गई, N इंटू एम, न्यूटन इंटू मीटर। ये हो गई है इसकी SI यूनिट। अब हमें पता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक की अगर वैसे बात करें, तो कार्य का जो मात्रक हम कहते हैं कि जूल है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। कार्य का मात्रक जूल है। तो जो यहाँ हम देख रहे हैं, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, इसी न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं, एक जूल बोल देते हैं। न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलेंगे, जूल। और जूल क्या है, जूल क्या है, कार्य का मात्रक है, जूल है कार्य का मात्रक। ये तो हो गया अब इसका, ये हो गया इसका SI मात्रक। अब हम बात कर लेते हैं CGS मात्रक की। इसका जो CGS मात्रक है वो क्या होगा, CGS मात्रक। अगर हम CGS मात्रक की अगर इसकी बात करें, तो CGS यहाँ फॉर्मूले में अगर देखें, तो फॉर्मूला क्या है, F इंटू डी, और F क्या है, फोर्स। और फोर्स को अगर CGS पद्धति में हम नापे, तो फोर्स को CGS पद्धति में किस में नापते हैं, डाइन में। ये क्या है, डाइन, ठीक है, डाइन, ये डाइन ऐसे होगा, डाइन। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो ये जो इसका जो CGS मात्रक निकल के आएगा, सेंटीमीटर
सॉरी सेंटीमीटर, हिंदी में लिख देता हूँ इसको सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास इसका जो सीजीएस मात्रक निकल के आया, सीजीएस मात्रक क्या हो गया हमारे पास, डाइन मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्ग का सीजीएस मात्रक। अब ये तो हमने क्या देख लिया है, इसका एक सिंपल तरीके से देख लिया है कि वर्ग सिंपल तरीके से क्या होता है। यहाँ पे वर्ग का जो फॉर्मूला है वो क्या हमने देख लिया, एफ इंटू डी। अगर इसी फॉर्मूले से अगर हम इस फॉर्मूले से अगर इसी की कार्य की जो डेफिनेशन बनाए तो कार्य की डेफिनेशन क्या होगी, इस फॉर्मूले से कार्य की डेफिनेशन अगर हम बनाए तो किसी पिंड के लिए किसी पिंड के लिए उस पर लगाए गए बल तथा उस बल के कारण उस वस्तु में आए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहेंगे, हम कार्य कहते हैं। इसी जो फॉर्मूले से भी हम डेफिनेशन बना सकते हैं। जो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कार्य की अगर हम डेफिनेशन यहाँ से बनाए तो क्या होगा, किसी वस्तु पर लगाए गए बल F तथा उस F लगाए गए बल F के कारण वस्तु में हुए विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, उस बल द्वारा जो उस बॉडी पे किया गया कार्य कहेंगे, उस बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य कहेंगे। ये हम यहाँ से जो दूसरी डेफिनेशन है वो निकाल सकते हैं, वो बना सकते हैं। ये तो हमने एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया है, अभी हमने सिर्फ ऊपर से इसको पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सा इसमें डीप में चलना शुरू करते हैं धीरे धीरे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो कार्य है, कार्य में अब हम इनका क्या है एंगल, पीछे जब भी हम बात कर रहे थे तो हम क्या है इनके बीच में जो फोर्स है, जो हमारा फोर्स की बॉडी पे, जिस बॉडी पे लग रहा था उस फोर्स और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा था उस डिस्प्लेसमेंट के बीच के जो एंगल है उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम एक सिंपल तरीके से उसको समझ रहे थे। लेकिन जब अब हम थोड़ा अगर डीप में घुसेंगे तो हमें उसके बीच में एंगल है, उस एंगल के बारे में भी पता करना पड़ेगा। तो जब हम बात करें अगर थोड़ा डीप में पहुंचे तो अगर हम जो कार्य है, कार्य का जो फॉर्मूला है, वर्ग का जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से होगा, वो होगा W = बल गुणा विस्थापन गुणा कोस थीटा, गुणा कोस थीटा। ठीक है, और इसे थोड़ा और ये से लिख दें, सिंबलिक फॉर्म में लिख दें, एफ डी कोस थीटा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सही पूरा लिखें तो हमारे पास जो वर्ग का फॉर्मूला क्या आएगा, W = एफ डी कोस थीटा। एफ क्या है फोर्स, डी क्या है डिस्प्लेसमेंट और थीटा है क्या है, थीटा क्या है जो लगाया गया जो बल है, बल और वस्तु का जो विस्थापन है, बल तथा वस्तु के विस्थापन के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण को हम क्या कहेंगे, कोस थीटा। ये क्या है, कोस थीटा। इसे मैं एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। जैसे कोई वस्तु है, ये कोई पिंड है, मैं एक पिंड ले रहा हूँ, इस पे क्या किया मैंने, एक फोर्स लगाया, इस पे क्या किया, एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूँ F, जिससे क्या है ये वस्तु है, ये जो वस्तु A है, ये वस्तु यहाँ से चल के यहाँ गई, ये वस्तु यहाँ से चल के यहाँ चली गई। ठीक है, ये वस्तु क्या चली गई, फोर्स लगाया, ये वस्तु इस सतह पे पड़ी थी, इस सतह से मैंने क्या किया, इसमें इस तरह फोर्स लगाया, जिससे फोर्स लगाने से क्या हुआ, ये वस्तु यहाँ A से, ये A वाली वस्तु है, बॉडी A है, वो यहाँ तक चली गई, यानी कि इसने कोई डिस्प्लेसमेंट तय किया, और वो डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं सपोज जैसे D है, वो हम मान लेते हैं कितना है, D है। तो अब इस वक्त पे अगर हम देख रहे होंगे कि जो विस्थापन हमारा कौन सी दिशा में हो रहा है, विस्थापन कौन सी दिशा में हो रहा है, इस वाली दिशा में। देखो देख रहे होंगे वस्तु किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो विस्थापन की जो दिशा है, विस्थापन की अगर हम दिशा की बात करें
विस्थापन की अगर दिशा की बात करें तो वो किस तरफ होगी, इस तरफ। और जो इस पे जो फोर्स लग रहा है एफ, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वो भी क्या है, इस तरफ। तो जो बल है, बल की दिशा क्या है, बल की दिशा क्या हो गई, ये इस तरफ। यानी कि जो बल और जो वस्तु में विस्थापन आ रहा है उस दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। दोनों की बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। यानी कि अगर हम कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा क्या है, यही एंगल है किसके किसके बीच में, लगाए गए फोर्स तथा उस वस्तु के विस्थापन के बीच में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोस थीटा। वही क्या है हमारा कोस थीटा। तो हम अगर इस वाली स्थिति की अगर बात करें, इस वाली स्थिति की अगर बात करें तो इस वाली स्थिति में जो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कोस थीटा हमारे पास कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास 0 डिग्री। क्योंकि जो बल और जो विस्थापन है वो दोनों ही क्या हो रहे, एक ही दिशा में हो रहे हैं। और एक ही दिशा में होने की वजह से जो एंगल हमारे पास निकल के आएगा कोस थीटा, वो कितना आएगा, 0। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा आगे शुरू करते हैं। अब देखो एक चीज मैं थोड़ा और बता देता हूँ। जो कार्य है, कार्य क्या है, किस प्रकार की राशि है, कार्य किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। कार्य है, अदिश राशि है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो कार्य है, कार्य में अगर कार्य देखो किससे 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 मिलकर बन रहा है, फोर्स से, डिस्प्लेसमेंट से और cos थीटा से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स किस तरह की राशि है, अगर हम इसे देखें तो ये भी सदिश राशि है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी किस तरह की राशि है, सदिश राशि है। लेकिन फिर भी क्या है, जो कार्य है, कार्य किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। कार्य फिर भी अदिश राशि है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर जैसे कोई राशि दोनों सदिश राशियों से बनी है और वो फिर भी वो जो राशि मेन राशि बनी है वो भी क्या हो, सदिश ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे ये क्या है, अदिश राशि है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या है, जैसे थोड़ा बच्चे अगर थोड़ा ऐसे दिमाग लगाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या है कि फोर्स क्या है, फोर्स भी क्या है, सदिश राशि है। अगर जिसको कंफर्म पता है वो तो नहीं करेगा ऐसी गलती, लेकिन जिसको नहीं पता वो फॉर्मूला अगर उसको याद है तो वो देखेगा कि फोर्स क्या है, फोर्स भी सदिश राशि है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो भी सदिश राशि है। तो हो सकता है वर्क भी क्या हो, सदिश राशि हो। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, जो वर्क है, वर्क क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम थोड़ा और आगे। अब हम थोड़ा जो बल है, बल लग रहा है, बल के थोड़ा और बात कर ले, कुछ स्थितियां लेते हैं। अब हम कुछ स्थितियों की अगर बात करते हैं, जैसे कार्य क्या होता है, हमने कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य क्या है, कार्य धनात्मक भी होता है, कार्य ऋणात्मक भी होता है और कार्य क्या होता है, 0 भी होता है। यानी धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और 0 कब होगा, ये हम देखते हैं कि किस वक्त पे पॉजिटिव हमारे पास आएगा, कभी किस वक्त पे नेगेटिव आएगा और कब हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, तो अब हम देखो एक चीज, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे कोई कार है, एक कार मान लेते हैं। जैसे सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, धनात्मक कार्य की बात कर लेते हैं। छोड़ो, धनात्मक कार्य की, धनात्मक कार्य कब होगा, तो अब देख रहे होंगे। एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ये कोई बॉडी, वही पहले वाला एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे धनात्मक कार्य के लिए, कि ये जो बॉडी है ए, ये इस बॉडी पे क्या है, इसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में। या फिर ये मान लो कि इधर से हम कोई क्या कर रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में, इस कॉर्नर से पकड़ के क्या कर रहे हैं, ऊपर इस तरफ खींच रहे हैं, इस तरफ से खींच रहे हैं, जिससे क्या है, ये बॉडी खिसक के जा रही है कहाँ, ये समतल सतह है, यहाँ से क्या है, यहाँ तक चली गई। ठीक है, ये क्या है, इधर से क्या है, चली गई है। अब क्या, यहाँ से अगर हम देखें तो ये बॉडी यहाँ तक चली गई है, तो इसके बाद इसके बीच में क्या गया, कोई एक डिस्प्लेसमेंट आ गया, कोई विस्थापन आ गया, यहाँ से यहाँ तक डी। ठीक है, और ये जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, एफ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखें अब फोर्स किस तरफ लग रहा है, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरफ में। और जो हमारे पास जो विस्थापन वस्तु में हो रहा है फोर्स लगने से, वो किस तरफ हो रहा है, वो इस वाली डायरेक्शन में हो रहा है।
अगर हम यहाँ से ये देखें तो देखो ये क्या हो रहा है, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ एक एंगल बन रहा है। एंगल, वही एंगल हमारा जो क्या है, थीटा है। वही एंगल क्या है हमारा, थीटा है। जो हम बात कर रहे थे वहां पे पीछे, कहाँ पे, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। ये जो थीटा है, थीटा क्या है, यही थीटा क्या है, ये वाला थीटा, एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे पास जो लगाया गया फोर्स है, उस फोर्स और वस्तु में जो विस्थापन हो रहा है, उस वस्तु के विस्थापन वाली दिशा के बीच में जो कोण बन रहा है वही क्या है, ये कोस थीटा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। अभी थोड़ा 90 यहाँ होता तो 90 होता, यहाँ से है तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसकी एग्जांपल में कंसिडर कर लेता हूँ कि ये क्या है, 60 डिग्री का है। ठीक है, 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर अगर अब ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के लिए अगर हम क्या करें, इस फोर्स के लिए अगर हम इस फोर्स द्वारा किया गया कार्य हम निकालें कि ये फोर्स द्वारा लगाया जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, तो हम इस वाले फॉर्मूले से अगर यहाँ से इसके लिए फोर्स निकाल लेंगे तो सॉरी वर्क निकालेंगे तो वर्क क्या होगा, अप्लाइड फोर्स कितना है, एफ और मल्टीप्लाई बाय डी क्या है, विस्थापन, और इसमें भी विस्थापन कितना है, डी, मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, कोस थीटा है एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और जो कि कितना है, थीटा कितना है हमारे पास में 60 डिग्री। तो हमारे पास जो कोस थीटा कितना आ गया, वो आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, W एफ डी कोस 60। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है, फोर्स की वैल्यू क्या है, निकल के आ जाएगी। अप्लाइड ये कोस थीटा की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहाँ से अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या गया, एफ इंटू डी इंटू 1/2, और इसको थोड़ा सही तरीके से लिख ले तो हम 1/2 फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, इस फोर्स द्वारा जो किया गया कार्य है वो निकल के आ जाएगा। और वो कितना होगा, W इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और उसका आधा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि जो W की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ रही है। W की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, पॉजिटिव। अब यही हम क्या देखते हैं, तो इसी एग्जाम्पल पे इसके लिए, अब ये तो हमने देख लिया पॉजिटिव। अब जैसे अब यहाँ से हम सपोज ये मान लेते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, और इसी में चेंजेस करते हुए हम क्या करते हैं, इस बार क्या करते हैं, ये जो अप्लाइड फोर्स है इसकी डायरेक्शन ये मान लेते हैं, एफ क्या है, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रहा है। और ऊपर की तरफ लगने से क्या है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, और स्थितियां मैं आगे चल के समझाऊंगा कि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और इस तरफ वस्तु जा रही है। तो यहाँ अब एग्जांपल के रूप में ये समझ ले कि कोई फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन जो वस्तु में विस्थापन आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, वो इधर वाली डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, यहाँ हम देखते हैं तो अप्लाइड एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे जो इनके बीच में जो कोण बन रहा है, जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बीच में अगर हम एंगल की बात करें तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये एंगल कितना हो गया है, ये 90 डिग्री। फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है बिल्कुल लंबवत, और ये कितना हो रहा है, पूरा इस वाली डायरेक्शन में। और ये क्या, कौन सी है, क्षैतिज दिशा, जिसे क्षैतिज बोलते हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री दोनों, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ इस बार क्या आ गई है हमारे पास, जो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, और अगर आप कोस 90 की बात करें तो अगर आपको पता हो कोस 90 डिग्री की वैल्यू, तो कोस 90 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी आती है, 0। अब हम जो
इस फोर्स है, इस फोर्स द्वारा जो लगाया गया फोर्स जो लगाया गया है, इससे क्या करें हम, सॉरी, इस जो फोर्स है, इस फोर्स द्वारा जो किया गया कार्य है वो अगर हम ज्ञात करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमारे पास क्या फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है और उनके बीच का क्या है, एंगल भी है। तो अगर इस वाले जो मेन फॉर्मूला हमारा, इस फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पे रखें, तो फॉर्मूले में अगर यहाँ रखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, W इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना है F, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा D, एफ डी, और जो कोस थीटा है, कोस थीटा कितना है, इनके बीच में एंगल, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो कोस 90 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 0, तो यहाँ से एफ इंटू डी इंटू जीरो। अब आपको पता है कि कोई भी टर्म्स है अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, W, वो क्या हो जाएगी 0। तो W बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 जूल, यानी कि जो किया गया कार्य है वो क्या हो गया हमारे पास में 0 हो जाएगा। जब एंगल, अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब भी हमारे पास एंगल क्या था, एंगल था 0 डिग्री। जब 0 डिग्री एंगल था तब हम क्या देख रहे थे कि हमारा जो कार्य है वो धनात्मक आ रहा था, और जैसे जैसे हम क्या है आगे बढ़े तो कार्य क्या 89 डिग्री तक क्या आया, पॉजिटिव आ गया। लेकिन जैसे ही एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री का हो जाता है, बिल्कुल 90 डिग्री, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो उस वक्त पे क्या होता है, जो हमारे जो बल है उस बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होता है, बिल्कुल 0 होता है। उस वक्त पे हम क्या कहते हैं कि जो फिजिक्स में जो हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो लगाए गए बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या है, 0 है उस वक्त पे। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे थे कि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना निकल के आया, हमारे पास 0 आया। तो 0 कब निकलेगा हमारे पास में, जब इनके जो लगाया गया फोर्स और जो विस्थापन है उसके बीच में अगर बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उस वक्त पे हमारा हमारा जो वर्क है, जो किया गया कार्य है वो कितना निकलेगा, 0 डिग्री निकलेगा, 0 जूल, सॉरी जूल निकलेगा, 0 जूल। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद में, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसी एंगल को चेंज करते हैं। अभी थोड़ा सा एंगल है, हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं कुछ इसी तरीके का, लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव कर देते हैं। तो हम सपोज ये कार मान लेते हैं, ये कार है, ये कोई कार है, ये कार क्या है, चल रही है, बस जैसी बन गई है, बस है ये बस, सपोज ये बस है, ये बस क्या है इस तरफ, सपोज एग्जांपल के रूप में क्या कर रही है, इस तरफ से इस तरफ क्या कर रही है, चल रही है, इस तरफ चल रही है, यानी कि ये क्या कर रही है, इस तरफ क्या कर रही है, चल रही है। इस तरफ चलने से क्या है, इसमें कुछ विस्थापन आ रहा है, इस तरफ चलने से क्या हो रहा है, इस पर कोई विस्थापन, इस तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है, इस बस को क्या करना है, रोकना है, बस को रोकना है। तो रोकने के लिए हम क्या करते हैं, गाड़ी में क्या करते हैं, हम ब्रेक है, ब्रेक को क्या है दबाते हैं। ब्रेक से दबाने से क्या होता है कि गाड़ी क्या करती है, धीरे धीरे चलती है, मतलब धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, और फिर बाद में क्या होती है, 0 हो जाती है। यानी कि जब हम ब्रेक लगाएंगे, लगाने के बाद में भी क्या होगा, कुछ देर तक गाड़ी चलेगी आगे, और गाड़ी चलेगी और फिर बाद में क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक ब्रेक लगाने से लेकर गाड़ी के रुकने तक अगर हम बात करें तो गाड़ी ने कुछ ना कुछ विस्थापन तय किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि जो आपने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाते क्या हुई, गाड़ी रुक गई, कुछ ना कुछ क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट में उसमें आएगा। तो वो सपोज हम मान लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, T। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम अब जब भी हम गाड़ी क्या है, इस तरफ बढ़ रही है, गाड़ी क्या है इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है, और हमने जो फोर्स लगाया क्योंकि हम गाड़ी को रोकना चाहते हैं, तो गाड़ी को अगर हम रोकना चाहते हैं तो हम क्या है, जो ब्रेक क्या काम करती है, उसके अपोजिट में जिस तरफ वो जा रही है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। यानी कि जब गाड़ी इस तरफ जा रही है तो जो जैसे ही हमने ब्रेक लगाया तो ब्रेक क्या करेगी, इस वाली डायरेक्शन में क्या एफ फोर्स, कोई फोर्स अप्लाई करेगी, जिससे क्या वो काम होगा, और काम होने से क्या है, जैसे यहाँ काम क्या हो रहा है, ब्रेक लगने का, यानी कि इसकी स्पीड को कम करने का। तो क्या है,
इसकी स्पीड कम होगी और धीरे धीरे क्या रुक जाएगी इस तरफ क्या। और जब भी हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो क्या होता है, जिस तरफ विस्थापन होता है विस्थापन की दिशा में क्या होता है, विस्थापन की दिशा में फोर्स लगता है, जिससे क्या गाड़ी की स्पीड क्या बढ़ जाती है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लिया कि जो ब्रेक है, ब्रेक कितना एफ फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में, और एफ फोर्स लगाने से इसमें जो डिस्प्लेसमेंट फिर भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया है डी, वो किस तरफ आया, इस तरफ। गाड़ी कुछ देर तक चली और डी उस मान लिया कि हमने वो डी डिस्प्लेसमेंट है वो इसने तय किया है। अब हम इनके बीच का अगर एंगल देखें, किसके बीच के एंगल, फोर्स अप्लाइड फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच का एंगल हम देखें तो हमारा जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन अगर हम देखें तो क्या है, ये इस तरफ है, और जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ उसकी डायरेक्शन क्या है, ये हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अगर हम इन दोनों के बीच के एंगल की अगर हम बात करें, इन दोनों के अगर बीच के अगर एंगल की बात करें तो वो कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच एसिड यानी कि हमारे पास जो कोस थीटा है, कोस थीटा क्या था, एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास जो फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो हमारे पास जो कोस थीटा है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, ये हमारे पास 180 डिग्री आ गई। अब इस स्थिति के लिए अगर हम जो वर्क डन है, वर्क डन हम अगर निकालें, वर्क डन निकाले, किया गया कार्य निकाले, किसके लिए, ब्रेक के लिए, कि ब्रेक ने कितना कार्य किया। अगर तो वहां से अगर हम देखें वो W कितना होगा, वर्क डन ब्रेक के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, W क्या होगा, W फॉर्मूला हमने क्या देखा, F इंटू डी इंटू कोस थीटा। तो F फोर्स लग रहा है कितना F, और जो डिस्प्लेसमेंट कितना है वो है D, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जो थीटा है, थीटा क्या निकल के आया 180 डिग्री, थीटा क्या है कोस 180 डिग्री। अब आपको पता है कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 180 डिग्री किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो यहां से हम W की वैल्यू अगर निकालें तो हमारे पास F इंटू डी इंटू क्या आ जाएगा, कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू कितनी -1, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं -1। तो यहाँ से अगर हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो W बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन, हमने माइनस का साइन लगा दिया, और एक को इससे टर्म से गुणा करेंगे तो ये सेम टर्म रहेगी, तो हमारे पास क्या आ गया -F इंटू डी। अब यहाँ हम कुछ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि जब इनके बीच में जब एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है 180 डिग्री का हो जाता है, तब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे जो बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या आता है, हमारे पास ऋणात्मक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जब भी इनके बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारे जो हमारे पास जो किया गया कार्य है, बल द्वारा जो किया गया कार्य वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, धनात्मक और ऋणात्मक कार्य देख चुके हैं, और क्या देख चुके हैं, जीरो कार्य देख चुके हैं। और अब इसे मैं थोड़ा सा और आगे समझा देता हूँ, जीरो कब होगा और 180 कब, सॉरी पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। एक थोड़ा थीटा जो एंगल है किसके किसके बीच में लगाए गए बल और जो उस वस्तु में विस्थापन हुआ है, उस विस्थापन के बेस पे मैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसी के बेस पे मैं बता देता हूँ कि जो हमारा जो किया गया कार्य है वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। तो उसके लिए मैं एक मेजर पॉइंट आपको बताता हूँ, इसी के बेस पे ही सिर्फ आप बता सकते हो कि जो कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो अब हम समझ लेते हैं जो वर्क है, उस वर्क के बारे में, जैसे पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, उसको एक हम क्या ग्राफिक रूप से रिप्रेजेंट करके देखते हैं। और वहाँ पे अगर देखते हैं कि सिर्फ थीटा के बेस पे हम कैसे पता लगाएं कि ये जो हमारा कार्य होगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसका हम सिर्फ थीटा के बेस पे ही उसको देख के बता सकते हैं। जैसे हमें कोई एंगल दिया हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और तो हम उसी को देख के बता सकते हैं कि ये कार्य कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। यहाँ देखिए मैं इसे अगर इंडिकेट करना चाहूँ तो ये आप एक सर्किल है, और सर्किल है वो टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है, आपको पता है। अगर मैं इसको 4 भागों में डिवाइड कर दूं, जैसे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, और ये बीच से मैंने अगर एक लाइन और खींच दी तो ये क्या हो गया,
4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, ईच कितना हो गया 90 का। अगर यहाँ देखूँ मैं तो यहाँ कितना है 0 डिग्री, यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ कितना है 90 डिग्री, यहाँ कितना है 180 डिग्री, और यहाँ 270 डिग्री। ये डिवाइड हो गया। अब हम बात किसकी करेंगे, बात किसके बेस पे देखेंगे कि ये जो हमारा काम है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किसके बेस पे देखेंगे, थीटा के बेस में। तो मत ये है ऑन द बेस ऑफ सॉरी ऑन द बेस ऑफ एंगल, आपको दिख नहीं रहा है, चलो मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, नीचे लिख देता हूँ इसको, यहाँ लिख देता हूँ ऑन द बेस ऑफ एंगल थीटा, ऑन द बेस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बेस पे हम देखेंगे कि जो हमारा काम है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो हम पीछे देख चुके हैं कि जब भी क्या होता है, जब भी फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर हम जीरो से लेके तो अगर हम क्या करें थीटा के बेस पे देखें, अगर थीटा के बेस पे जो हमारा वर्क होगा, तो जब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो 0 डिग्री से लेके, थीटा की वैल्यू क्या हो आपके पास 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री, नोट करें पॉइंट को, थीटा की वैल्यू क्या हो 0 से लेके 89 डिग्री। तो थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल है किसके और किसके बीच में, जो अप्लाई किया गया फोर्स है, जो फोर्स हमने लगाया है और वस्तु में जो विस्थापन आया है, उनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। और उसकी वैल्यू अगर 0 डिग्री से लेकर अगर 89 तक होती है, इस ये जो आपके पास ये जो रेंज है, इस रेंज के बीच में अगर होती है, तो तब क्या होगा, तब हमेशा आपके पास जो बल है उस बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या आएगा आपके पास, धनात्मक आएगा। यानी कि अगर इस रेंज के बीच में अगर आपके पास थीटा की वैल्यू होती है तो आपका जो कार्य है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर आपके पास एंगल दिया हो 0 से लेके 89 डिग्री, तो सिर्फ आप एंगल को देख के क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो कि हमारा जो कार्य है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब इसके बाद में हमने, ये तो पॉजिटिव वर्क की बात हो गई, इसके बाद में हमने बात करी थी जीरो वर्क की। तो जीरो वर्क कब होगा, तो जब भी अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 90 डिग्री हो जाती है, 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री होने का मतलब क्या है कि जो हमारा फोर्स है, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि एक दूसरे के लंबवत हो। अगर आप ऐसे देखो कि एक फोर्स है और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब भी ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं, एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं, तो हमारे पास जो किया गया कार्य है, हमारे पास जो वर्क डन है बाय फोर्स, तो वो हमारे पास क्या निकल के आता है, 0, इसे शून्य। तो उस वाले केस के लिए हमारे पास जो थीटा के जो हमारे पास वर्क है, वर्क क्या निकल के आएगा, 0। अब इसके बाद में हमने जो तीसरा पॉइंट देखा था, हमने देखा था कि हमारे पास वर्क की वैल्यू हमारे पास क्या नेगेटिव भी आई थी, वर्क की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव भी आई थी। तो नेगेटिव अब कब होगा, तो अगर आपके पास अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा की वैल्यू 0 नहीं, ग्रेटर देन, थीटा की वैल्यू अगर आपके पास हो ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री से, मैं वैसे लिख देता हूं इसको ताकि आप सीधे ही समझ जाओ इसको। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा और 270 से क्या हो, कम हो, तो अगर थीटा की वैल्यू इस रेंज के बीच में अगर आपके पास आती है 90 डिग्री से ज्यादा और 270 से कम, तो इस वाले जो केस है, तब हमारा जो काम है वो काम क्या आएगा, ऋणात्मक हमारे पास आएगा, ऋणात्मक।
इस वाले केस के लिए हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, इस वाले के जीरो और इस वाले केस के लिए पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वर्क का मतलब समझ लिए, अगर आप इसे एग्जांपल के रूप में एक मैं थोड़ा एक आपको क्लियर करता हूँ। जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे आपने क्या किया, एक केस ले लेता जीरो, तो जीरो जीरो एंगल क्या लिया आपने, जीरो, यानी कि वस्तु को क्या किया, इस तरफ पकड़ के खींचा, इस तरफ से पकड़ के आपने इस वस्तु को इस तरफ खींचा। तो आप क्या देख रहे हो कि इस वस्तु में क्या होगा, इस वस्तु में जो इसकी अगर ये विस्थापन में है, सॉरी जो अगर ये वस्तु क्या है, ये अपनी जो है जीरो वेग लिए हुए है, यानी कि जड़त्व में है, और आप अपनी जो पोजीशन है, यानी कि अगर ये समतल पे पड़ी है और इसमें गति नहीं है, तो अगर इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, ये इसमें क्या ला देगा, गति ला देगा। अगर ये चल रही है, ये वस्तु गतिशील है और हमारा जो एंगल है वो जीरो से अप्लाई किया गया फोर्स, जीरो से 89 डिग्री के बीच में है, तो वो क्या होगा, इस वाली जो वस्तु है, अगर इस वस्तु पे इस एंगल तक अगर हमारे पास फोर्स कोई लगाया जाता तो वो क्या करेगा, वस्तु में क्या कर देगा, वस्तु की गति में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा। जैसे ये अगर ये सपोज गतिशील है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो जब भी ये फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, इस वस्तु की क्या हुई, चाल में परिवर्तन हो जाएगी, इसकी चाल बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी, जितना ये वर्क काम करेगा, जितना फोर्स हमने अप्लाई किया है, उस फोर्स द्वारा इस वस्तु में जितना काम किया जाएगा, उतनी ही इसकी जो चाल है, चाल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर एंगल क्या हो, जीरो, इसके बीच में अगर एंगल जीरो हो तो हमारे पास क्या है, काम क्या होता है, जीरो। और जो हमारे पास जो ऋणात्मक कार्य का मतलब क्या है, हमने क्या किया है, अगर सपोज ये एंगल क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, ये है आपके पास 90 डिग्री और 90 डिग्री से ज्यादा हो एंगल, यानी कि इस तरफ, सपोज इस तरफ है, और दूसरा क्या है, मैंने लिया 270। अगर आप देख रहे होंगे गति इस तरफ, ये 90 डिग्री से कुछ थोड़ा ज्यादा एंगल ले लिया, इस तरफ मैंने 270 से थोड़ा कम एंगल ले लिया। अगर आप वस्तु को इस तरफ पकड़ के खींच रहे हो, इस बॉडी को इस तरफ खींच रहे हो, तो क्या होगा, वस्तु की चाल में क्या है, जैसे ये चल रही थी, ऐसे ये चल रही थी जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही थी, तो अगर हमने इस तरफ कोई फोर्स लगाया तो जनरली क्या हुआ, वस्तु की चाल में क्या होगा, चाल में कमी आएगी। कमी आने का मतलब क्या है, हमने काम क्या किया है, ऋणात्मक कार्य किया है। तो ये सब था थीटा के बेस पे हम कैसे समझ सकते हैं कि ये कार्य पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो इसे आप एक नोट्स बना के लिख सकते हैं कि जैसे थीटा की वैल्यू 0 से 89 होगी तो कार्य धनात्मक होगा। अगर जो एंगल है थीटा है उसकी वैल्यू अगर 0 होती है तो कार्य क्या होगा हमारे पास, सॉरी, जो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होती है तो हमारे पास कार्य क्या होगा, हमारे पास 0। और अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से लेके 270 के बीच में होती है तो हमारे पास जो काम है वो क्या आएगा, नेगेटिव। अब हम जो आगे बात करते हैं वो बात करते हैं गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, जब गुरुत्वीय बल अगर किसी वस्तु पर लगता है तब उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जब भी कोई भी वस्तु है, पृथ्वी क्या करती है, सभी वस्तुओं को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, एक बल से आकर्षित करती है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। और वो जो भार का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, डब्लू बराबर क्या होता है, m/g। m क्या है, यहाँ पे m क्या है, m उस वस्तु का क्या है, मास, उस वस्तु का है द्रव्यमान, और जो g है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और इसकी जो वैल्यू कितनी होती है वो होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो अगर किसी वस्तु है, अगर जैसे मैं इसके लिए निकालना चाहूँ, सपोज ये एग्जांपल है, इसके मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ, ये सपोज मैं मान लूँ कि 2 किलो का है, तो 2 किलो है, तो इस पे जो पृथ्वी है, अगर मैं इसके लिए अगर कैलकुलेट करना चाहूँ, जैसे ये 2 kg का है,
2 kg का है, इसका जो मास है वो कितना है, 2 kg है। तो मैं इसके लिए अगर देखना चाहूँ कि पृथ्वी इसको कितने बल से खींच रही है, पृथ्वी इसको कितने बल से खींच रही है, तो इसके लिए अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो हमारे पास मास कितना है 2 kg, और जो हमारे पास जी है वो कितना है 98। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास जो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या निकल के आएगा 19.6। 19.6 यानी कि हमारे पास जो भार क्या आ जाएगा, पृथ्वी क्या है 19.6 न्यूटन फोर्स से क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ खींच रही है, इतना फोर्स लगा रही है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, कहीं आप सोचो ये 2 kg का पेन थोड़ी होता है, ये मैंने एक सिर्फ सिंपल सा समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल लिया है। तो ये हमारे पास जो वस्तु को क्या कर रही है, पृथ्वी क्या करती है, खींचती है, यानी कि एक तरह से क्या करती है, बल लगाती है, सभी वस्तुओं पर क्या करती है, एक बल लगाती है। तो अब जब बल लगा रही है, पृथ्वी किसी वस्तु पर बल लगा रही है, तो हम जो कार्य में अगर हम इसका बात करें तो कार्य में हम क्या देखते हैं कि हम जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाता है तो हम क्या कहते हैं कि और बल लगे और लगने से क्या है, उसमें विस्थापन आ जाए। अब विस्थापन कैसे आता है, विस्थापन इसे जैसे ये है पेन, अगर मैं इसको छोड़ूं, यहाँ से छोड़ दूं, फ्री हैंड छोड़ दूं, तो ये क्या है नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि इस पे जो पृथ्वी है वो एक अपना एक क्या कर रही है, खिंचाव बल लगा रही है, फोर्स लगा रही है। फोर्स लगाने से क्या रहा है, इसकी जो पोजीशन है उसमें क्या आ रहा है, विस्थापन आ रहा है। यहाँ से अगर मैं छोड़ूं तो यहाँ से क्या है, ये नीचे गिरेगी, यानी कि जो इसकी इनिशियल पोजीशन और जो लास्ट पोजीशन होगी उसके बीच में क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। तो उस वक्त में हम अगर जो गुरुत्वीय बल द्वारा जो खिंचाव बल लग रहा है उसके द्वारा अगर किया गया कार्य हम निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो हमने जो कार्य है, कार्य के जो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, W बराबर क्या होता है, FD cos थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखिए, अब ये वस्तु है, कोई वस्तु है ये, ठीक है, इस वस्तु को क्या कर रही है, ये वस्तु सपोज जैसे यहाँ पे है और इसकी हाइट कितनी है, मैं 5 मीटर मान लेता हूँ कि ये 5 मीटर पृथ्वी की जो सतह से कितना है, 5 मीटर ऊपर की तरफ है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना है m, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है m, कोई वस्तु है तो उसका द्रव्यमान होगा, और ये पृथ्वी की सतह से कितनी है, 5 मीटर ऊंची है, यानी कि जो इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक h वो कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, अब क्या करें, जैसे इस वस्तु को यहाँ से फ्री हैंड किया जाएगा या छोड़ा जाएगा, यहाँ से इस पे कोई इसको पकड़ा नहीं रखेंगे, हम छोड़ देंगे, छोड़ते ही क्या है, वस्तु नीचे की तरफ आएगी, नीचे आके क्या करेगी, जो पृथ्वी है पृथ्वी की सरफेस पे आके गिर जाएगी। ठीक है, ये क्यों गिरी, क्योंकि इस पे खिंचाव बल लग रहा था, तो वो बल कितना लग रहा था, वो बल कितना लगता है mg के बराबर, W बराबर mg के बराबर। ये W कार्य नहीं है, कभी आप इसको मैं मिक्स कर दो, कार्य नहीं है, ये क्या है, ये वेट है। इसको मैं थोड़ा यहाँ से थोड़ा ये हटा के W ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ वेट, ताकि आप क्या है कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इधर भी W चल रहा है उधर भी W चल रहा है तो सब कुछ एक जगह हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूँ, वेट लिख देता हूँ। अब देख रहे हो अगर वेट, अब यहाँ पे इसके लिए अगर इस वस्तु पे जो पृथ्वी है, पृथ्वी कितना बल लगा रही है, कितना बल लगा रही है, वो mg के बराबर, और m इसका क्या है, मास, तो m और g कितना है, गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि जो पृथ्वी द्वारा लगाया गया फोर्स है वो कितना है, f। ठीक है, तो यहाँ से हम f मिल सकता है mg, यहाँ से अगर इस जगह इस फॉर्मूले में अगर फोर्स की वैल्यू रखें तो वो कितनी होगी, mg के बराबर। और हाँ, अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या वस्तु क्या थी पहले यहाँ पे, और यहाँ से क्या है, यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये जो ऊंचाई है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि इसकी अंतिम प्रारंभिक पोजीशन और अंतिम पोजीशन के बीच की दूरी कितनी हो गई, वो कितनी होगी, 5 मीटर, यानी कि जो हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई 5 मीटर, इसे मैं 5 ऐसे एच ही मान लेता हूँ, सपोज ये लो, चलो एच ही मान लिया। ठीक है, एच, अब क्या है, कोस थीटा, अब कोस थीटा निकालना है। अब आप देख रहे हो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से अगर देखोगे तो कोस थीटा क्या होगा, देखो आप बल किस तरफ लग रहा है, पृथ्वी बल किस तरफ लगा रही है, नीचे की तरफ खींच रही है ना, तो बल की जो डायरेक्शन है, जो फोर्स लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वो ये है, और विस्थापन किस तरफ हो रहा है, वस्तु किस तरफ आ रही है, नीचे की तरफ।
वस्तु नीचे की तरफ, ऊपर से क्या आ रही है, नीचे की तरफ। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई, सेम हो गई। यानी कि फोर्स और जो डायरेक्शन है दोनों की, जो फोर्स और जो डायरेक्शन है उन दोनों की क्या हो गई है, उनके बीच में जो एंगल है, एंगल क्या आ गया, जीरो। दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है। यानी कि हमारे पास जो कोस थीटा क्या है इस स्थिति के लिए, वो क्या है 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो गुरुत्वीय बल है उसके द्वारा जो किया गया कार्य वो क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूले में रखें W इज इक्वल टू क्या, गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य वो W निकाले, तो क्या होगा, फोर्स, और फोर्स की वैल्यू हम क्या है mg, और d क्या है, d क्या है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हुआ है h के बराबर, h। और जो कोस थीटा है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 0, और जो कोस 0 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से जो गुरुत्वीय बल है उसके द्वारा जो किया गया कार्य कितना हो गया, वो कितना हो गया mgh के बराबर, ये जूल में होगा, mgh जूल। ठीक है, जे से इंडिकेट करते हैं इसको, और ऐसे जूल लिख देते हैं ऐसे। इतना जूल काम करेगा, काम है वो गुरुत्वीय बल उस वस्तु पर करेगा। ठीक है, मास यहाँ यहाँ ये क्या है, उस वस्तु का क्या है मास m, और ये क्या है गुरुत्वीय त्वरण, ये है हाइट, जिस ऊंचाई से वो नीचे आ रहा है, यानी जितनी हाइट से वो नीचे आया। तो ये क्या हुआ हमारे पास आया। अब यहाँ क्या देखें, पॉजिटिव आया है। जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या है हमारे पास निकल गया है, पॉजिटिव आया है। और कितना आया है mgh। तो हम, अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसी इससे रिलेटेड हो, जैसे हमें कोई दे दे कि कोई वस्तु है, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, कोई ऐसा न्यूमेरिकल हो सकता है, जैसे हमें एग्जाम्पल के रूप में दे दिया कि कोई वस्तु है वो 2 किलो की है, और उसका जो उसको क्या है, जैसे 10 मीटर हाइट पे है वहां से छोड़ा जाता है। तो बताइए कि जो गुरुत्वीय बल है उसके द्वारा जो किया गया कार्य है उसका मान कितना होगा। तो हमें क्या मिल गया है, मास मिल गया है, h मिल गया है, हाइट मिल गई है 10 मीटर, मास मिल गया 2 kg, और गुरुत्वीय त्वरण का हमें पता ही है वो कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें पूरी न्यूमेरिकल में हम वैल्यू रखेंगे और W की वैल्यू हमारे पास क्या है निकल के आ जाएगी। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो हम निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। अब हम थोड़ा सा इसको और लेते हैं, स्थिति कुछ थोड़ी सी बदल देते हैं, स्थितियों को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं। अब स्थितियों को कैसे बदलेंगे, मैं दूसरा एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ। ये है पृथ्वी की, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी की सतह है, और इस पे क्या है एक बॉक्स पड़ा है, बॉक्स पड़ा है, और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है m। ठीक है, ये वस्तु का एक पृथ्वी की सतह पे एक बॉक्स पड़ा है और बॉक्स का द्रव्यमान कितना है m। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, इस वस्तु को पकड़ता है यहाँ से, या इस वस्तु को क्या पकड़ता है और ऊपर की तरफ उठाता है, ऊपर की तरफ उठाता है, यानी बल लगाता है एक। कोई भी ऊपर की उठाने के लिए बल तो लगाना पड़ेगा उसको, तभी वो उठ पाएगी, वरना तो नहीं उठेगी। तो यहाँ से सपोज ऊपर की तरफ क्या व्यक्ति क्या करेगा, ऊपर उठाना चाहता है तो ऊपर की तरफ बल लगाएगा F, ये बल लगा रहा है। अब क्या कर रहा है, बस ये तो बल लगा ही लगा रहा है। अब लगाने से क्या हुआ, वस्तु ऊपर उठेगी, ऊपर तो उठेगी। अब सपोज ये क्या है, यहाँ से चली गई कहाँ तक, यहाँ चली गई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, यानी कि इसने जो डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया, यहाँ से यहाँ चली गई, तो यहाँ से कोई डिस्प्लेसमेंट लिया होगा, वो कितना है h हाइट, h मान लेते हैं, यानी यहाँ से h हाइट तक उसको क्या कर दिया, बल लगा के ऊपर की तरफ उठा दिया। ठीक है, अब क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है इस तरफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है इस तरफ, फोर्स की डायरेक्शन क्या है इस तरफ। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, यहाँ से अगर व्यक्ति है, व्यक्ति लगा रहा ना फोर्स, तो व्यक्ति द्वारा अगर हम किया गया कार्य यहाँ निकालें, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, वो W हम निकाले, तो W क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, फोर्स कितना लगा रहा है व्यक्ति F, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया h।
मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। कोस थीटा क्या, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जो एंगल है इनके बीच में क्या आ गया, जीरो। और जब कोस कोस जीरो थीटा बराबर क्या आ गया, जीरो। तो कोस जीरो की अगर हम वैल्यू लें तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो हमारे पास जो क्या आ गया, हमारे पास जो वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास जो वैल्यू कितनी आएगी, एम फोर्स इनटू हाइट। ठीक है। अब हम व्यक्ति द्वारा काम किया गया कार्य तो हम देख लिया, हमने देख लिया कि ये कितना हो गया, एफ इंटू एच फोर्स है। अब इसी को थोड़ा और खोल के देखें तो ये क्या है, अगर ये अप्लाइड फोर्स के लिए कितना फोर्स, एफ, क्योंकि हमें पता है एफ बराबर क्या होता है, एम जी, न्यूटन का दूसरा नियम, एफ इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ से अगर यहाँ पे ये भी रख सकते हैं, इसके लिए एम जी रख सकते हैं एफ की जगह पे, तो एम जी एच। ठीक, और इसका सिंप्लीफाई थोड़ा सा और हो गया, ये जूल, ये जूल में आ गया। तो ये डब्ल्यू निकल के आ गया हमारे पास। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या, ये क्या निकल के आया, पॉजिटिव निकल के आएगा। ठीक है, तो जो बल अप्लाई बल है उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या, पॉजिटिव निकल गया। अब हम क्या करते हैं, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य तो देख लिया हमने। अब हम ये देखते हैं कि गुरुत्वीय बल है, क्योंकि वस्तु जब, ऐसा तो है नहीं कि जब हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तभी वस्तु पे क्या है, पृथ्वी बल लगाती है, ये नहीं है ना। क्योंकि हमें पृथ्वी तो क्या करती है, किसी भी वस्तु को, चाहे वो सतह पे पड़ी हो तब भी उस पर फोर्स लगाएगी, या कहीं वो कुछ हाइट पे हो तब भी उस पर फोर्स लगाएगी। यानी वस्तु, हर वस्तु को पृथ्वी है वो हर वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती रहती है। ठीक है, तो जब इसको अब हटा, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण के लिए गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य अगर हम यहाँ से निकालें तो वस्तु उठ के कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। वस्तु तो ऊपर की, लेकिन बल तो पृथ्वी भी तो लगा रही है इस वक्त, इस दौरान। और वो कितना होगा, वो बराबर होगा एम जी के वेट के, वो वेट क्या होगा, एम जी के बराबर। वो फोर्स क्या होगा, एम जी के बराबर। पृथ्वी उस वक्त पे भी क्या कर रही है, इस पे फोर्स लगा रही है। तो अगर हम जो गुरुत्वीय बल है उसके द्वारा अगर हम किया गया कार्य क्या करते हैं, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अगर हम निकालें तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य हम निकालें तो W बराबर वो क्या हो जाएगा, बल। और बल को क्या, गुरुत्वीय बल कितना लग रहा है, mg के बराबर, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण। और जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो पृथ्वी तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, लेकिन वस्तु के डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ। वस्तु का डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच में अगर हम एंगल देखें, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर की तरफ, और जो पृथ्वी फोर्स लगा रही है वो नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच में अगर हम ये एंगल देखें, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का। दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री का। तो कोस थीटा कितना आ गया हमारे पास, 180 डिग्री। अब आपको पता है कि कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ से अगर हम W निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, एम जी, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या मिस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट मिस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या, H। तो यहाँ से अगर हम ये कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू एच। तो यहाँ से अगर इस टर्म को -1 से गुणा करोगे mg, तो यहाँ से जो W बराबर क्या निकल के आ जाएगा, W बराबर हमारे पास क्या इधर दिख रहा है, W बराबर क्या निकल के आएगा, -mgh। ये हमारे पास निकल के आएगा जूल में। यानी कि जो गुरुत्वीय बल है उस दौरान क्या किया है, गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य वो क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। और होगा कितना, वो होगा -mgh के बराबर। ये दोनों मैंने आपको क्यों समझाई है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, डेफिनेशन के रूप में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, वैसे भी आ सकता है। जैसे पूछ ले कि कोई वस्तु को ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है, कोई वस्तु है उसको ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है,
तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो जब व्यक्ति अगर कर रहा है कोई फोर्स लगा के ऊपर की तरफ उठा रहा है, तब क्या है, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक। उसी दौरान अगर ये पूछा जाए कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। उस वक्त पे होगा तो सेम उतना ही। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो व्यक्ति कितना काम कर रहा था? mgh। और जो यहाँ देख रहे होंगे तो गुरुत्वीय त्वरण कितना, गुरुत्वीय बल कितना कर रहा है? -mgh। यानी कि वैल्यू में तो सेम कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, सिर्फ कार्य के क्या क्या बदल रहा है? मैग्नीट्यूड बदल रहा है। यहाँ ऋणात्मक कार्य हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है? धनात्मक कार्य हो रहा है। तो ये है गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसके बारे में। अब क्या करते हैं, ये तो है ये तो फिक्स फोर्स है। ये क्या, हमने ये मान लिया है कि फोर्स क्या है? फिक्स लग रहा है। यानी हमेशा हम 5 न्यूटन जो भी फोर्स है उसकी वैल्यू क्या ले रहे हैं? कांस्टेंट ले रहे हैं, फिक्स ले रहे हैं। जैसे 5 न्यूटन लिया, 10 न्यूटन लिया, हमेशा क्या है? फोर्स की वैल्यू फिक्स ले रहे हैं। लेकिन जब क्या है, फोर्स है वो क्या वेरिएबल भी होता है, वेरिएबल फोर्स भी लगता है। जैसे अगर आप यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ फोर्स फिक्स लग रहा था, लेकिन कभी कुछ स्थितियों में ऐसा होता है कि जो फोर्स है वो फिक्स नहीं लगता है। जैसे कुछ टाइम के लिए क्या लगता है, कुछ अलग फोर्स लग रहा है, कुछ अलग न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फिर बाद में उससे जस्ट थोड़ी सी देर बाद में, थोड़ी देर के बाद में क्या फोर्स की वैल्यू क्या बदल जाती है। यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है वो वेरिएबल होता है। ये भी ऐसी स्थितियां भी होती है, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्स या प्रतिवर्ती फोर्स। जब फोर्स की वैल्यू क्या बदलती है तो उसको हम वेरिएबल फोर्स बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा। जो प्रतिवर्ती फोर्स है उसमें हम इतना नहीं घुसेंगे, प्रतिवर्ती फोर्स को ज़्यादा नहीं लेंगे। स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं कि जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तब तब क्या हमारे जो द्वारा है वो किया गया कार्य वो कितना होता है। मैं थोड़ा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, इसमें सीधा का सीधा फॉर्मूला ही आपको बता दूंगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक स्प्रिंग ले रहे हैं, ये स्प्रिंग है, ये कोई सतह से क्या है कि स्प्रिंग ली मैंने, वो एक सिरा ऊपर की तरफ बांध दिया और एक सिरा ये नीचे की तरफ है। ठीक है, ये स्प्रिंग है। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग पे एक भार लगा दिया, यानी कि कोई भी एक मास है, मास हमने क्या कर दिया, कोई भी एक द्रव्यमान का जो पिंड है उसको मैंने, जिसका मास कितना है ये, ठीक है, ये लटका दिया। लटकाने से क्या होगा कि इसमें इसकी जो शेप है उसमें क्या आएगा, चेंजेज आएंगे। इसके शेप में क्या आएंगे, ये क्या नीचे की तरफ बढ़ जाएगी, कुछ इसकी लंबाई परिवर्तन हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी स्थितियां कुछ बाद की स्थितियां बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से हो सकती है, वो इस प्रकार से कुछ स्थितियां हो सकती है। ये सेकंड स्थिति, यानी कि इसकी लंबाई में क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। उस परिवर्तन को क्या मैं लिख देता हूं, उस परिवर्तन को मैं क्या लिख देता हूं, एस लिख देता हूं। यानी कि जो परिवर्तन जो हुआ यहां से यहां तक वो एस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके द्वारा जब ये, अब क्या है, इस तरफ मास m मास है वो यहाँ पे लगाया गया है। तो क्या है, इस मास को भी पृथ्वी क्या कर रही है, खींच रही है, यानी कि एक तरह से क्या कर रहा है, इस स्प्रिंग पे क्या कर रहा है, बल लग रहा है। कौन सा कितना, और वो बल कितना है, वो बराबर है किसके बराबर है, mg के बराबर। mg के बराबर है m मास और g है गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ से एक तरह से एक फोर्स लग रहा है इस स्प्रिंग पे नीचे की तरफ। ठीक है, तो उस वक्त पे जो किया गया कार्य है वो कितना होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है स्प्रिंग के लिए, जब हम कार्य की बात करते हैं तो स्प्रिंग के लिए जो कार्य है वो कितना होगा हमारे पास, वो होता है W = 1/2 इंटू K इंटू S स्क्वायर। ठीक है, K इंटू S स्क्वायर। तो ये है स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स है, इस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य।
ये फोर्स है, एम है, एम द्रव्यमान लगा है और जिसकी वजह से क्या है, ये एक फोर्स अनुभव कर रहा है, और फोर्स कितना है, एम जी के बराबर। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ इसमें, जो यानी कि जिसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, एस। तो जो इस बल, जो बल लग रहा है, खिंचाव बल लग रहा है, उस बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, वो बराबर होगा 1/2 के इंटू एस स्क्वायर। इसको कहीं कहीं कुछ किताबों में ऐसा भी लिख के हो सकता है, आपको मिल सकता है डब्ल्यू इजिकल टू 1/2 के इंटू एक्स एम स्क्वायर, कुछ ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। कुछ एनसीईआरटी की किताबें उसमें कुछ इस तरीके में लिख सकता है। एक्स एम क्या है, चेंज इन लेंथ, इसकी जो लेंथ में परिवर्तन आता है वही है क्या है इसका, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ भी रिप्रेजेंट। अब के क्या है यहाँ पे, के को हम बोलते हैं, के को हम बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक, के को हम बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक। ये आपको न्यूमेरिकल में जब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसमें न्यूमेरिकल में आपको ये दिया जाएगा कि उस स्प्रिंग का क्या है नियतांक ये है। तो यहाँ से अगर किसी स्प्रिंग के लिए अगर हम कोई क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि एक स्प्रिंग है, उसकी स्प्रिंग की क्या है लंबाई है, कोई भी लंबाई होगी। जैसे शुरू में यहाँ भी अगर हम देख रहे होंगे, शुरू में अगर यहाँ भी हम देख रहे होंगे तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, एल मान लेते हैं। कुछ किसी स्प्रिंग है, स्प्रिंग की लंबाई कितनी है, एल है, और उस पर क्या है कोई एक एम द्रव्यमान का पिंड है वो लटका दिया जाता है। लटकाने से क्या होता है, उसकी लंबाई में इतना परिवर्तन आ जाता है, जिसको हमने क्या एस दिखा दिया है। एस बोल दो या फिर ये बोल दो, एक ही बात है। उसकी लंबाई में कितना है ये परिवर्तन आ जाता है। और ये तो बताइए कि जो लगाया गया फोर्स है, फोर्स द्वारा जो किया गया कार्य वो कितना होगा। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, W इजिकल टू 1/2 के इंटू एस स्क्वायर। ठीक है, के क्या है स्प्रिंग का नियतांक और एस क्या है उसकी लंबाई में हुआ परिवर्तन। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं के बारे में, कि किसी स्प्रिंग के लिए है जो के का मान है, स्प्रिंग का नियतांक है, वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ इसी में एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, क्या किया स्प्रिंग ली और स्प्रिंग पे क्या है एक एम द्रव्यमान का कोई भी पिंड है वो बांध दिया। बांधने से क्या हुआ, उसकी लंबाई में एक परिवर्तन हुआ जिसे हमने एस से दर्शा दिया, या फिर इसे दूसरे फॉर्मूले में मैंने किससे दर्शाया, एक्स एम से। ठीक है, एक्स एम से दर्शाए, दोनों में से कोई भी आप एक से दर्शा देना। जिससे क्या हुआ इसकी लंबाई में परिवर्तन एक्स एम हो गया। तब उस वक्त पे अगर ऐसा ऐसे जो एक्सपेरिमेंट है इससे हम क्या करेंगे, इसी से हम क्या करेंगे, हम इसके इसका जो के है के की वैल्यू निकालेंगे। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट की, वो निकालेंगे एम जी डिवाइडेड बाई एक्स एम। ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए। जहाँ पे एम क्या है मास, मास क्या है, मास इस पे जो लगाया गया जो द्रव्यमान है उसकी वैल्यू है केजी में, और जो जी है वो घूर्ती त्वरण है, और एक्स क्या है, एक्स एम क्या है, एक्स एम क्या है, ये क्या है उसकी जो लंबाई, जो एम द्रव्यमान लटकाने के बाद में क्या हुआ उसकी लंबाई में जितना परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन है। तो अब अगर हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल ऐसा आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है कि एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग पे क्या है इतने केजी का द्रव्यमान है वो लगाया जाता है, जिससे वस्तु के अंदर इतना परिवर्तन आ जाता है, उसकी लंबाई में इतना परिवर्तन आ जाता है। तो बताइए उस जो स्प्रिंग है यानी उस मटेरियल से बनी हुई स्प्रिंग का है वो स्प्रिंग नियतांक कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, के इक्वल टू एम जी इंटू डिवाइडेड बाई एक्स एम, एम जी डिवाइडेड बाई एक्स एम। एम क्या है मास जो जितना उस स्प्रिंग पे लटकाया गया है, जी क्या है घूर्ती त्वरण, और एक्स एम क्या है उसकी लंबाई में चेंज। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसके लिए ये नियतांक की वैल्यू क्या करते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। अब इसके बाद में एक चीज़ और थोड़ा सा जो मिस हो गई थी वो पहले मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ उसको। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे नॉर्मली हम क्या नाप रहे थे, जूल के बारे में, जूल
जूल कार्य को किस में नाप रहे थे, जूल में नाप रहे थे। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में हम जब वहाँ भी कुछ ना कुछ कार्य होता है, वहाँ भी क्या है, कुछ ना कुछ कार्य होता है। कार्य कैसे होता है, उनपे वैसे थोड़ा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं सिंपली एक तरीके से समझा देता हूँ कि वहाँ पे चार्ज कैरियर होते हैं। चार्ज कैरियर पर क्या करता है, फोर्स लगता है। फोर्स करने से क्या वो ट्रेवल करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं, और वहाँ क्या फोर्स उस पर लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, और वहाँ से क्या, जिसकी वजह से क्या वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से क्या होता है, वहाँ भी क्या होता है, एक तरीका का एक क्या होता है, कार्य होता है। तो एक जो वहाँ जब इलेक्ट्रिसिटी के मामले में जब कार्य के माप की बात करते हैं, तो वहाँ हम मापते हैं उसको किलोवाट आवर में। ये आपने सुना होगा। विद्युत के मामले में कार्य का जो माप है वो हम क्या करते हैं, किलोवाट आवर में नापते हैं। यहाँ पे जो जूल है, हमारा जो सिंपल है जूल है, जूल और किलोवाट में हमारे पास एक रिलेशन है। उस रिलेशन को मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या होता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हमारे पास होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसके बराबर ये दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे जूल में अगर हमें कोई कार्य दिया हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, उसको किलोवाट आवर में चेंज कर सकते हैं, और किलोवाट आवर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जूल में चेंज कर सकते हैं। ये आया कैसे वो मैं बता देता हूँ। यहाँ बस सिंपल सा तरीका है। यहाँ से 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट पर आवर है, तो 1 ये लिख लिया मैंने, इसी को लिख देता हूँ। 1 किलो कितना होता है, किलोवाट। किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 वाट। तो मैं इसको यहाँ से क्या लिख देता हूँ, 1000 वाट। और हावर क्या होता है, हावर, 1 हावर। ठीक है। अब क्या है, आवर को अगर बात करें, घंटे की अगर हम बात करें, तो घंटे की जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट है हमारे पास, जो घंटा क्या समय का जो ऐसा ही मात्रक है, वो क्या है हमारे पास, सेकंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 हावर को किस में चेंज करना पड़ेगा, इस 1 हावर को हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। तो अगर एक हावर को हम सबसे पहले क्या है, मिनट में चेंज करते हैं, तो 1 हावर में कितने मिनट होती है, 60। तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब किस में चेंज हो गया है, ये मिनट में चेंजेस हो गया 1 आवर। अभी भी अब क्या है, हमें सेकंड में चेंज करना है। तो अब 60 एक मिनट की बात करें, अब 60 मिनट, अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 मिनट में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। तो हमारे पास जो, अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 3 इंटू थ्री तो क्या आ जाएगा, 36। और हमारे पास 1 2 3 4 और 5, यानी कि क्या है, 10⁻5। ठीक है, ये कितना हो गया, जूल। इसी को थोड़ा और करें तो ये इधर में एक पॉइंट इस तरीके से अगर बनाना चाहूँ, ये भी इसके इक्विवेलेंट है, सेम है। और इसी की तरह इसी के फॉर्म में अगर मैं बनाना चाहूँ, तो ये क्या है, एक शून्य इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर। और जो जूल है उसमें क्या है, रिलेशन आ गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनमें क्या है, एक रिलेशन फाइंड आउट दिखा सकते हैं, रिलेशन क्या होता है, जूल को किलोवाट आवर और किलोवाट आवर को जूल में। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, ये हो गया हमारे पास आज का जो कार्य का जो है। और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में थोड़े करवा देता हूँ आगे। इसके जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये हमारा आज का जो कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो हम शेयर कर दें, और जिनको कंटेंट की ज़रूरत है इसी तरीके की, उनके पास ये शेयर कर सकते हैं आप। और अगर आपने क्या है अभी तक हमारा चैनल अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जिनको भी इनकी ज़रूरत है आप उनको क्या कर दें, स्प्रेड कर दें, भेज दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।